आज की क्लास के अंदर हम आरएस मेंस के पेपर थर्ड के लो सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को समझने का प्रयास करेंगे। इस एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में पॉस एक्ट 2013 भी बोला जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो एक्ट है, इसको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि उन विमेंस के लिए भी ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो वर्किंग प्लेस के ऊपर काम करने जाती हैं। तो इस एक्ट को आगे हम समझें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक्ट आता है, उस एक्ट के आने के पीछे एक उद्देश्य होता है, उसका एक प्रियम्बल होता है। तो इस सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का भी खुद का एक प्रियम्बल है और इस प्रियम्बल में ही इस एक्ट के 3 पर्पज समझाने की कोशिश करी गई है। तो पहला इसका जो पर्पज है इस एक्ट को लाने का, तो उस एक्ट को लाने का पर्पज ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो भी वुमेन है उन वुमेन का वर्क प्लेस के ऊपर प्रोटेक्शन करना कि भाई उनका सेक्सुअल हरासमेंट ना होना। तो पहला तो इसका उद्देश्य आ गया ये वाला। सेकंड जो उद्देश्य है वो हम देखते हैं कि भाई जो सेक्सुअल हरासमेंट के कारण कोई भी महिला होती है उसके 4 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये 4 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? संविधान के द्वारा एक तो अनुच्छेद 14 और 15 बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत हम राइट टू इक्वालिटी, बराबरी के अधिकार की बात करते हैं। तो एक प्रकार से इसका भी हनन है यदि महिला कार्यस्थल पे जा रही है और उसे इक्वल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, उसे छींटाकशी वाला एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो एक प्रकार से ये संविधान के अंदर प्रदत्त जो राइट टू इक्वालिटी है उसका हनन है, उसका वायलेशन है। वही सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 जो है या अनुच्छेद 19 है अपने संविधान का, वो कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को, एवरी इंडियन सिटीजन्स को व्यवसाय करने का अधिकार है। वह भारत में कहीं भी जाकर अपना व्यवसाय कर सकता है। तो महिला भी इंडियन सिटीजन है और यदि महिला को उस कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है तो मतलब उस महिला के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। वही राइट अनुच्छेद 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका भी हनन है यदि महिला के साथ में हम अमानवीय व्यवहार करते हैं, अनुचित व्यवहार कार्यस्थल पे किया जाता है, तो अनुच्छेद 21 का भी हनन है। तो पहला उद्देश्य तो हो गया इसका कि महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करना। नंबर 2 ये हो गया कि यदि हम सेक्सुअल हरासमेंट के कारण महिलाओं के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का हनन होता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट लाया गया वर्क प्लेस वाला। और तीसरा ये था कि भारत ने 1993 में एक कन्वेंशन साइन की थी, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। इस संधि को, इस कन्वेंशन को भारत के द्वारा अभी साइन किया गया। साइन करने के बाद में 1993 में साइन कर लिया, तो इस मांग के अनुसार भी इस पोक्सो एक्ट को लाना बहुत जरूरी था। तो इस प्रकार इस कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वाले जो कानून है इसके 3 पर्पज हैं। अब ये पर्पज जो है या ये जो एक्ट है 2013, ये ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके बैकग्राउंड में आती है विशाखा गाइडलाइन। विशाखा जो गाइडलाइन होती हैं इसमें मतलब एक प्रकार से विशाखा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भंवरी देवी नामक एक महिला होती है। भंवरी देवी क्या होती है? 1992 में राजस्थान गवर्नमेंट का एक विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये कार्य कर रही साथीन होती है। मतलब ये भंवरी देवी कौन है? एक साथीन है और ये विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान गवर्नमेंट के लिए काम करती है। और इस प्रोग्राम के तहत जो गाँवों में बाल विवाह वगैरह होते थे उनको रोकना था। तो भंवरी देवी के द्वारा क्या किया गया, अपने ही टाउन के अंदर एक बाल विवाह हो रहा था और उस बाल विवाह को ये रुकवा देती है। बाल विवाह एक दिन के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर उस गांव के व्यक्तियों के द्वारा इस महिला के साथ में गैंग रेप किया जाता है। गैंग रेप करने के बाद में महिला का जो केस होता है वह सेशन कोर्ट में आता है। सेशन कोर्ट के अंदर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है तो वह कोर्ट उसका हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में भी उसको जब रिलीफ नहीं मिलता है तो ऑल ओवर इंडिया के ऊपर एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। वुमेन रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो एक मूवमेंट शुरू कर देते हैं और मूवमेंट शुरू करके और वो विशाखा नाम से एक बैनर ले लेते हैं और उस बैनर के तले सारे इकट्ठे होने लगते हैं। विशाखा नाम के बैनर के तले इकट्ठे हो जाते हैं और बैनर के तरह इकट्ठे होकर और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते हैं। और PIL जो फाइल की जाती है, फाइल करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1997 के अंदर ये केस लिस्टेड होता है
और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिस्टेड होने के बाद में यह डिमांड करी गई सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ऐसी कुछ गाइडलाइंस आपके द्वारा जारी होनी चाहिए ताकि महिलाएं किसी भी कार्यस्थल के ऊपर बेझिझक बिना किसी डर के कार्य कर सके, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई लैंगिक उत्पीड़न नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने डिसीजन के अंदर 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विसाखा गाइडलाइंस पारित की जाती हैं। तो विसाखा गाइडलाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समझाया जाता है कि भाई जैसे कार्यस्थल के ऊपर लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी जाती है, वहीं एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी होगी, वहाँ जो एम्प्लॉई है उसकी क्या जिम्मेदारी होंगी और महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार होंगे, इन सबको विसाखा गाइडलाइन के अंदर एक जगह बंच में बांध दिया गया। फिर ये गाइडलाइन चली रही होती है। उसी के बाद में 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर निर्भया केस हो जाता है और निर्भया केस के बाद के अंदर मतलब सरकार और ज़्यादा सेंसिटिव होती है महिलाओं के मुद्दों के प्रति, और 2013 में इन्हीं गाइडलाइंस को, विसाखा गाइडलाइंस को और अधिक इम्प्रूव करते हुए और पोस एक्ट के रूप में इसे कानूनी जामा जो होता है वह पहना देती है। अब क्या होता है कि भाई जामा पहना देती है, अब ये एक्ट आ जाता है 2013 के अंदर आपका एक्ट आ जाता है, और अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है वह हम देखने की कोशिश करेंगे। 2013 के अंतर्गत जब बात ही है, मतलब एक्ट का नाम ही सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये समझने की प्रयास करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट या लैंगिक उत्पीड़न क्या है। इसकी जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो तो धारा 2N में 2 के सब क्लोज N में दी हुई है। क्या कह रहा है, फिजिकल कांटेक्ट, मतलब कोई महिला है और वो है अपने कार्यस्थल पर है और किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ना किसी बहाने से उसकी बॉडी को टच किया जाता है तो वो फिजिकल कांटेक्ट है, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। या फिर वो कोई सेक्सुअल डिमांड करता है उस महिला से तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट है। या फिर कोई अश्लील टिप्पणियाँ करता है, सेक्सुअल रिमार्क्स उसके ऊपर कसता है तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट है। या फिर मतलब उसको पोर्नोग्राफी दिखाता है, पोर्नोग्राफी या तो उसको खुद को दिखा दे या फिर मतलब कि वो जैसे महिला पास में कंप्यूटर पे बैठी हुई है और उस पर कोई पोर्न साइट वगैरह चलाना, दिखाना, देखना ताकि उस महिला की नज़र उस पर पड़े, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में आता है। और कोई भी वर्बल, नॉन वर्बल और फिजिकल कोई ऐसा बिहेवियर जो सेक्सुअल कंटेंट्स को कैरी करता हो वो सारे के सारे सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं। मतलब आप फिजिकल कांटेक्ट हो गया, सेक्सुअल डिमांड हो गई, आप सेक्सुअल रिमार्क्स कर दिए, पोर्नोग्राफी दिखा दी, और वर्बल, नॉन वर्बल और फिजिकल किसी भी टाइप का ऐसा बिहेवियर। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये तो एक सिंपल डेफिनेशन था, वही पोस एक्ट की जो धारा 3 का सब क्लोज 2 है वहाँ पे हमें मतलब जो सेक्सुअल हरासमेंट या फिर बोले तो धारा 2N का एक एडवांस वर्जन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, कई बार क्या होता है कि ऑफिस के अंदर किसी भी महिला को ऐसा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि मतलब वो जितना डिजर्व नहीं करती और उससे ज़्यादा उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। या फिर उस महिला को ऐसी कोई थ्रेट दे देते हैं, डेट्रीमेंटल थ्रेट दे देते हैं कि भाई आपकी नौकरी ख़राब कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। या फिर उस महिला को प्रेजेंट या फ्यूचर की उसकी नौकरी के स्टेटस को लेकर वह डराता है तो इट्स ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट। या फिर वो जो कार्यस्थल है जहाँ वो महिला काम कर रही है उस वर्क प्लेस को ही हॉस्टाइल बना देता है, सारे दिन गुस्सा करना, बिना बात में महिला को देखते हुए सहकर्मी के ऊपर गुस्सा करना, तो ये सारे सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। या फिर ह्यूमिलेटिंग व्यवहार करना महिला को, मतलब सार्वजनिक स्थल पे या मतलब अपमानित करना, तो ये सब आ जाती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में। तो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन सिंपल हमें 2 सब क्लोज N में देखने को मिलती है और इसका एडवांस वर्जन जो है वह हमें 3 के सब क्लोज 2 में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका पोस एक्ट है, पोस एक्ट जो है वो एग्रीव्ड वीमेन के ऊपर और एक रेस्पोंडेंट यानी प्रत्यार्थी, एग्रीड वुमेन और रेस्पोंडेंट के ऊपर टिका हुआ है। और इन्हीं सब पे टिकने पे हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एग्रीड वुमेन या महिला कौन है। ये आती है पोस एक्ट की धारा 2A के अंदर। ये पोस एक्ट की धारा 2A के अंदर आती है आपकी एग्रीव्ड वुमेन। इस कौन सी होती है, व्यथित महिला। व्यथित महिला वह है जिसके साथ 2N और 3-2 हुआ है। 2N में हमने सिंपल सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे फिजिकल कांटेक्ट हो गया, सेक्सुअल डिमांड हो गई, सेक्सुअल रिमार्क्स हो गई, शो पोर्नोग्राफी हो गया, एंड वर्बल, नॉन वर्बल एंड अदर फिजिकल सेक्सुअल बिहेवियर हो गया। और 3-2 के अंदर हमने पढ़ा है, 3 के सब क्लोज 2 के अंदर भाई कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसको दे दे, या फिर उसको डेट्रीमेंटल थ्रेट दे दे, अहित कर कोई धमकी दे दे, या फिर उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में उसकी कोई नौकरी के स्टेटस को लेकर वो डरा रहा है। तो उस किसी भी महिला के साथ ये जब दोनों घटनाएं होती हैं तो वो महिला एग्रीव्ड वुमेन कहलाती है।
ओनली वीमेन, मतलब इस दायरे के अंदर ये एग्रीड वीमेन में केवल और केवल महिला ही आएगी, पुरुष इस दायरे में नहीं आते हैं। अब वर्क प्लेस क्या हो सकते हैं? वर्क प्लेस सरकारी संस्थान भी हो सकते हैं और निजी संस्थान भी हो सकते हैं। दूसरा, घरों में काम करने वाले वर्कर भी होंगे, वर्कर ही होंगे, इसमें रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, मतलब घर में काम करने वाला व्यक्ति रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। यदि वो रिश्तेदार होगा तो वह वर्कर की श्रेणी में नहीं आएगा। और ऐसा कोई उम्र भी इसमें डिसाइड नहीं है, किसी भी उम्र की महिला जो होगी वो एग्रीव्ड पर्सन होगी, व्यथित महिला होगी। अब व्यथित महिला के बाद में हम आगे बढ़ते हैं वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जहाँ मतलब इसमें टाइटल जो है इस एक्ट का उसमें ही वर्क प्लेस दे रखा है, तो वर्क प्लेस है क्या? तो ये है सेक्शन 2 के सब क्लोज ओ के अंदर वर्क प्लेस को, कार्यस्थल को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या क्या आएंगे? आपके सरकारी संस्थान आ सकते हैं, आपके निजी संस्थान आ सकते हैं, अस्पताल और नर्सिंग होम आ सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उससे जुड़ा हुआ कोई भी ढांचा आ सकता है। यदि महिला किसी ऑफिस के काम से बाहर गई है अपने मतलब एम्प्लॉयर के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में, ये बस कार कोई भी चीज़ से ट्रैवल किया है तो वो वर्क प्लेस बन जाएगा। और किसी मतलब कोई महिला किसी के घर पे काम कर रही है तो उसके लिए वो घर जो होगा वो वर्क प्लेस होगा। तो धारा 2 के सब क्लोज ओ के अंतर्गत जो वर्क प्लेस है उसको डिफाइन करने की प्रयास किया गया है। अब हम देखते हैं धारा 3। धारा 3 के अंदर ये कहा गया है कि सीधी सी बात है कि भाई किसी भी महिला के साथ पे वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा। और यदि महिला के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो फिर वह इस चीज़ की शिकायत जो होती है वह आगे चल के जो कमेटियां हैं, इंटरनल कमेटी, आईसी और एलसी लोकल कमेटी, उनमें करेगी। तो धारा 4 के अंतर्गत हमें बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो इसमें कमेटी के विषय के अंदर बताए गए हैं, एक तो हम पढ़ेंगे आईसी और एक पढ़ेंगे हम एलसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी हो गई। जो आईसी है मतलब आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, आंतरिक परिवार समिति है, तो ये कहाँ बनती है? किसी भी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में बन सकती है और बनेगी वहीं जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो, जहाँ 10 से ज़्यादा कार्मिक होगा वहीं आईसी बनेगी, आपकी इंटरनल कमेटी बनेगी। और इसका जो गठन है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा, यह है उसका दायित्व है एम्प्लॉयर का। यदि 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो आपको इंटरनल कमेटी बनानी ही पड़ेगी। इसका जो टेन्यूर होता है आईसी का, इंटरनल कमेटी का जो टेन्यूर होता है कितना होता है? 3 ईयर का होता है। आईसी का जो टेन्यूर होता है कि भाई 3 साल तक ये काम करेगी। इसमें मोस्टली जो आईसी है आपकी इंटरनल कमेटी है, इसमें 4 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर में क्या होता है? एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाएगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वह उस इंस्टीट्यूट की जो सीनियर मोस्ट महिला होती है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। प्लस इसी संस्थान के 2 और व्यक्ति होते हैं जिन्हें महिला से संबंधित मुद्दों के प्रति वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, उनको उनके संबंध में ज्ञान होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस समिति में शामिल किया जाएगा। और प्लस एक व्यक्ति ऐसा होगा जो एनजीओ वगैरह से हो सकता है, लेकिन इसकी शर्त यही होती है कंडीशन की ये जो आईसी बनी है, कमेटी बनी है, इसके 50% जो मेंबर होते हैं वो महिला होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे लोकल कंप्लेंट कमेटी आ जाती है। लोकल कंप्लेंट कमेटी या एलसी आ गई। यह किसके लिए होती है? ये होती है कहाँ के लिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ 10 से कम कर्मचारी हैं तो वहाँ के लिए लोकल एरिया कमेटी होगी। दूसरा जो महिलाएं किसी के घर में काम कर रही हैं उनके लिए वर्क प्लेस वो वर्क घर है, तो वो भी अपनी शिकायत यदि कोई सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग है तो वो भी लोकल कंप्लेंट कमेटी को करेगी। और यदि उस एम्प्लॉयर जो नियोक्ता है उस कंपनी का या उस मतलब संगठन का, उसके खिलाफ ही कोई महिला शिकायत कर रही है तो उस शिकायत को भी लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर ले जाया जाएगा। ये हमेशा जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है। किस लेवल के ऊपर होती है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है। अब ऐसा नहीं होता है कि भाई जो पीड़ित महिला है उसको जिला स्तर पर जाना पड़ेगा अपनी शिकायत के लिए, वो तो ऐसे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने महिला को रिलीफ देने के लिए ब्लॉक पे, तहसील पे, वार्ड स्तर के ऊपर क्या बैठाए हैं? नोडल ऑफिसर्स बताए हैं। ये महिलाएं जाकर, पीड़ित महिलाएं हैं, व्यथित महिला, नोडल ऑफिसर को अपनी शिकायत लिखित में दे देंगे। शिकायत देने के बाद में वो जो जिला स्तर के ऊपर जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसको वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे, आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इस प्रकार हमने सेक्शन 4 के अंतर्गत 2 कमेटियां पढ़ी, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी। फिर आता है धारा 9। धारा 9 के अंदर क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि भाई यदि कोई महिला के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 3 कहता है कि महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, लैंगिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यदि महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो जाता है तो सेक्शन 9 के तहत उस महिला को वो क्या करेगी? कंप्लेन करेगी
किसी महिला मतलब संबंधित शिकायत कहाँ कराएगी, या तो वो इंटरनल कमेटी में कराएगी 10 से ज़्यादा कार्मिक है तो, और यदि 10 से कम कार्मिक है या फिर मतलब वो महिला मतलब सर्वेंट के रूप में काम कर रही है या फिर उस एम्प्लॉयर के खुद के खिलाफ ही कोई शिकायत है तो फिर वह लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर इस चीज़ को दर्ज करवाएगी। महिला को जो ये शिकायत होती है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो शिकायत होती है, वह लिखित में देनी होगी। और इसको जब उसके साथ इंसिडेंट हुआ, लास्ट जो इंसिडेंट हुआ उसके 3 माह के भीतर भीतर इसको अपनी रिपोर्ट दे देनी होगी कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किया है। और यदि मल्टीपल इंसिडेंट है उस व्यक्ति महिला के साथ में, एक बार में नहीं होकर मल्टीपल हुआ है, तो अंतिम जो घटना है, आखिरी घटना है, उसके 3 माह के भीतर आप शिकायत दे दीजिए। और जब महिला इस समय के अंदर, इस समय मतलब जो टाइम बाउंड किया है कि 3 महीने के अंदर शिकायत देना है, नहीं दे पा रही है और बाद में वो बताती है, कोई युक्त कारण बता देती है कि भाई उस व्यक्ति ने मेरे को डरा रखा था, धमका रखा था, जान से मारने की धमकी दे रखी थी, इस वजह से मैंने कंप्लेंट नहीं करी थी और अब मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, तो सेक्शन 9 के तहत कंप्लेंट आ जाएगी एलसी या आईसी के पास में। अब कंप्लेंट आने के बाद के अंदर सबसे पहले तो होता है धारा 10। धारा 10 में क्या होता है कि भाई कंसिलेशन या समझौते की बात करी गई है। कई बार जो महिला होती है वो क्या चाहती है कि भाई मेरे को कानूनी कोर्ट वोट, कानूनी पड़पंच के अंदर नहीं पढ़ना है, तो ये इंटरनल कमेटी या जो आपकी लोकल कमेटी है उसको कहेगी कि भाई मेरा और जो प्रत्यार्थी है, रेस्पोंडेंट है, जिसके खिलाफ आरोप है, हम दोनों का बैठ के कंसिलेशन कराया जाए, समझौता कराया जाए। लेकिन ये समझौता कभी भी व्यथित महिला के पक्ष में पैसों का नहीं होगा, पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा। कमेटी के सामने दोनों को बैठाया जाएगा और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है तो, या फिर कई बार जैसे उसके द्वारा माफ़ी वगैरह मांग ली जाती है, तो उसे मतलब उस चीज़ को मतलब रिपोर्ट बना दी जाती है और महिला के द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही ना करने के संबंध के अंदर एप्लीकेशन दे दी जाती है। और यदि फिर भी महिला जो होती है वो कहती है कि नहीं भाई मेरे को तो मतलब कोई कंसलेशन नहीं करना है, मेरे को आगे ही प्रोसीडिंग करनी है, ये जो मेरे साथ में सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हुई है उसके संबंध में, तो फिर आईसी और आपका जो एलसी है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और जब इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी जो होती है इंटरनल जब इंक्वायरी कर रही होती हैं तो इन्हें सिविल कोर्ट जैसे अधिकार प्राप्त होंगे। सिविल कोर्ट का मतलब ये होता है ये साक्षियों को सम्मन करके बुला सकती है, एविडेंस भी ले सकती है, तो ये सारे सिविल कोर्ट के अधिकार हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन करेंगी और सबूत जुटाएंगी। और यदि मान लो कि इंक्वायरी के दौरान जो ये दोनों कमेटियां प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी सेक्सुअल हरासमेंट को होना पा लेती हैं, तो यह पुलिस को अपनी कंप्लेंट जो होती है उसको फॉरवर्ड कर देती हैं। और पुलिस में यहाँ ज़्यादातर ये शिकायतें 509 आईपीसी, धारा 509 आईपीसी के तहत दर्ज की जाती हैं। और यदि ग्रेविटी ज़्यादा है तो फिर छेड़छाड़ और धारा 354 आईपीसी वगैरह, बलात्कार 376 आईपीसी के अंतर्गत इस कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है और जो भी आगे का जो प्रोसीडिंग होता है उसको फॉलो किया जाता है। फिर आती है धारा 12। धारा 12 में ये कहते हैं कि जो व्यथित महिला है, यदि इंक्वायरी चल रही है इंटरनल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी के अंदर, यदि इंक्वायरी चल रही है और महिला को लगता है कि भाई मैं इस समय इस कार्यस्थल के ऊपर सहज नहीं हूँ, तो वो कह सकती है कि भाई आप मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दीजिए, या फिर इस व्यक्ति का ट्रांसफ़र है वो दूसरी जगह कर दीजिए, या फिर मुझे छुट्टी दे दीजिए। जो भी उचित होगा उस महिला के लिए कमेटी के द्वारा सेक्शन 12 के तहत किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 14, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। कई बार क्या होता है महिलाओं के द्वारा झूठी या कोई द्वेष भावना में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, या फिर गलत साक्ष्य महिला पेश करती है, तो इनके खिलाफ भी ऐसी यदि कमेटी इसको पा लेती है, मतलब आईसी और एलसी यदि पा लेती है कि भाई ये फॉल्स रिपोर्ट थी, तो वह उसके सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी महिला के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की घटना तो घटित हो जाती है, बट वह प्रूफ नहीं जुटा पाती है, उस कमेटी के सामने प्रूफ नहीं दे पाती है, तो इसे झूठी शिकायत नहीं माना जाएगा। इसको मतलब घटना तो घटित हुई है लेकिन महिला के पास में प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इस वजह से वो महिला की जो कंप्लेंट है वो सही रूप से विधिक रूप नहीं ले पाई। अब लास्ट में इसका एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है पोस्ट एक्ट का, और वो है धारा 19, ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर होगा जो संगठन चला रहा है, उसकी पहली ड्यूटी तो ये है कि यदि वहाँ महिला कार्मिक है तो उसे एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दे जहाँ पर आराम से बिना बेचक के कार्य कर सके। और यदि मतलब जो ऑफिस होता है, ऑफिस का एक ऐसा भाग जो एकदम दृश्यतम है, जो अच्छी तरह दिख रहा है, तो वहाँ पर महिलाओं के रिगार्डिंग होने वाले अपराध
कौन कौन से होते हैं और उनकी पनिशमेंट वगैरह क्या होती हैं। तो इस संबंध में एक बोर्ड वगैरह लगा कर रखेगा, डिस्प्ले करके रखेगा। साथ ही समय समय पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएगा कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट क्या है, क्या क्या महिलाओं के खिलाफ यदि ऐसे अपराध होते हैं तो महिलाओं क्या कौन कौन से आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं, महिलाएं कैसे मतलब इन चीज़ों को छुपाए नहीं बताए, ऐसे करके सेमिनार वगैरह लगाना। महिला को पुलिस शिकायत करने में, यदि महिला के साथ में कोई घटना हो भी जाती है तो वो जो डिपार्टमेंट होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो महिला को पुलिस शिकायत करने में मदद करेगा। महिला यदि बाहर ऑफिस के किसी काम से गई थी, वहाँ पर उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट की घटना कर दी जाती है तो भी एम्प्लॉयर का यह कर्तव्य है कि वह उस महिला को पुलिस में शिकायत करने के लिए हर संभव मदद करेगा। तो वर्तमान के अंदर ये जो कानून है ये पुनः, पहले तो एक मी टू कैंपेन चला था और अभी केला हाईकोर्ट के द्वारा जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्हें भी अपने यहाँ पर ये सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, पोस्ट एक्ट के तहत कमेटीज़ का गठन करने की बात कही गई, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो इस प्रकार हमने इस एक्ट के महत्वपूर्ण जो सेक्शंस हैं उन्हें समझने का प्रयास किया है।